हेलो, मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और विगत 20 सालों से ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी ओपीडी में काफ़ी मरीज आते हैं जिनको हम कई तरह की मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि पेन किलर्स हो गई, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हो गए और उनको जो नर्व से रिलेटेड पेन होते हैं उसमें प्रीगाबालिन गाबापेंटिन होता है। मेरा ये मानना है कि मरीज़ जो भी मेडिसिन्स ले रहा है उसके बारे में उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी मालूम रहे कि ये दवा उनके शरीर पे क्या काम करती है और इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज का ये वीडियो ऑर्थोपेडिक्स में मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है वो होते हैं पेन किलर्स। पेन किलर्स कई तरह के होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs, पैरासीटामोल, ट्रेमाडोल, जो कि डॉक्टर आपके दर्द में आपको आराम देने के लिए आपको प्रिस्क्राइब करता है। इसका एक्यूट साइड इफ़ेक्ट इसका गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर या आपको पेट में जलन टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर कई बार पेन किलर के साथ आपको एंटासिड जैसे कि पेंटोप्रोजोल भी सब्सक्राइब करते हैं। ये पेन किलर्स कभी भी खाली पेट नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये जैसे मैंने बताया आपके पेट में जलन कर सकते हैं। जो NSAIDs होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, इटोरिकॉक्सिब्स, ये जो हैं अगर हम लंबे समय तक लें तो ये हमारे लिवर और किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इनका उपयोग 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक दर्द में डॉक्टर की सलाह पे आप इसको 10 से 15 दिन तक ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला पेन किलर आता है वो कंपैरेटिवली जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उनसे सेफ है, वो है पैरासीटामोल। ये आप माइल्ड टू मॉडरेट पेन में दे सकते हैं, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म पे देने पर लीवर को डैमेज कर सकता है। तीसरी जो मेडिसिन आती है पेन किलर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होती है वो होती है ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो ब्रेन में जाके आपके जो पेन के जो सिग्नल्स हैं उनको मॉडिफाई करता है, इनके इफेक्ट को कम करता है। ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है, इसलिए इसके बिना प्रिस्क्रिप्शन के कहीं भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती, ये आपको नहीं मिल सकती। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको खाने से डिजीनेस, चक्कर आना, नींद आना, ड्राउजीनेस, ये सब लक्षण जो है मरीज में दिख सकते हैं। तो ट्रेमाडोल लेते समय सावधानी बरतें। आप लंबी दूरी तक ना जाएं, गाड़ी ना चलाएं, कोई भी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही जब ट्रेमाडोल आप लेते हैं तो ट्रेमाडोल हम बुजुर्गों में या बच्चों में अवॉइड करते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रेमाडोल से कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, नींद आती है। तो कोशिश डॉक्टर की ये रहती है कि ये मेडिसिन बच्चों या बूढ़ों को ना दी जाए। पेन किलर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो ऑर्थोपेडिक फील्ड में यूज़ होती है वो होती है कैल्शियम और विटामिन डी, जो आपकी बोन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। कैल्शियम्स भी कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट कई तरह के होते हैं और क्रॉनिक यूज़ लेने पे ये आपको कॉन्स्टिपेशन या पेट में गैस बनने जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ये कैल्शियम जो है डॉक्टर आपको 2 से 3 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करता है और इसके अतिरिक्त कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी भी देते हैं, क्योंकि विटामिन डी आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन डी आपके पाउच के पाउडर के फॉर्म में, गोली के फॉर्म में या शीशी में सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसे आप वीकली ले सकते हैं। ओरल मेडिसिन के अलावा आप इंजेक्शन के फॉर्म में इसे मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार कैल्शियम विटामिन डी का कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसमें विटामिन डी आपको एक पर्टिकुलर डोज में डेली दिया जाता है। विटामिन डी अगर लंबे समय तक लेते हैं तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी से आपको स्यूडोटोमा सेरेब्राई जैसे लक्षण हो सकते हैं, जिसमें आपको उल्टी आना, जी मचलाना या चक्कर आने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। तो विटामिन डी लेते समय ध्यान रखें कि इसकी भी ओवरडोज ना करें। ऑस्टियोपोरोसिस के मैनेजमेंट में विटामिन डी और कैल्शियम के अलावा भी और भी कई सारी मेडिसिन होती हैं जो कि हम ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट कराने के बाद ही देते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है DEXA स्कैन, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटमेंट में बता चुका हूं। जो अन्य मेडिसिन ऑस्टियोपोरोसिस में दी जाती हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट भी कई तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि अलग अलग डोज में वीकली या मंथली इंटरवल पे आपको दी जाती हैं।
आजकल इंजेक्शन फॉर्म में, इन्फ्यूज़न फॉर्म में ईयरली बाइफॉस्फोनेट जो कि जोलिड्रोनेट है वो भी दिया जाता है। लेकिन उसका ध्यान रखना है कि वो जो इन्फ्यूज़न है वो हॉस्पिटल में लगता है। उससे पहले आपका हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको डॉक्टर आईवी फ्लूइड लगाते हैं। कुछ लोगों को ये मेडिसिन जोलिड्रोनेट देने के बाद फीवर आ जाता है, तो उसके लिए पैरासीटामोल की डोज भी पहले से दी जाती है। ये मेडिसिन कई बार आपकी किडनी को अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए ये जोलिड्रोनेट देने से पहले डॉक्टर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराता है। बिसफॉस्फोनेट के बाद जो ड्रग आती है वो होती है टेरापेप्टाइड। टेरापेप्टाइड एक इंसुलिन की तरह इंजेक्शन होता है, जिसे पेशेंट जो है खुद रोज़ाना एक मॉनिटर डोज के रूप में ले सकता है। ये लगभग 1.5 से 2 साल तक के लिए पेशेंट को दी जाती है। एक और इंजेक्शन होता है डेनिसुमैब। वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो 6 महीने के अंतराल में दी जाती है। ये थोड़ी सी महंगा इंजेक्शन है, लेकिन ये भी जो है हमारी बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जिन्हें कमर का दर्द रहता है या गर्दन का दर्द रहता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा कमर का दर्द मेरे पैरों में आ रहा है या गर्दन का दर्द मेरे हाथों में आ रहा है, जिसे हम रेडिकुलर पेन कहते हैं। इसके अतिरिक्त साइटिका के भी काफ़ी पेशेंट आते हैं, और भी नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो न्यूरोपैथीज होती हैं उसके भी काफ़ी पेशेंट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाने आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जिनको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, न्यूरोपैथी है, साइटिका है, डिस्क प्रोलैप्स है, उनको डॉक्टर्स प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हैं। इनको खाने के बाद पेशेंट को डिजीनेस, ड्राउजीनेस यानी कि चक्कर आना, नींद आना जैसी लक्षण दिखते हैं। तो ये मेडिसिन ये आपको शाम या रात के वक्त देते हैं, क्योंकि जो इसका इफेक्ट है ड्राउजीनेस, नींद आना या चक्कर आना, तो वो आपका पूरा इफेक्ट नींद के टाइम में ही निकल जाए, और जब आप सुबह उठें तो पूरे तरोताज़ा उठें। डोज इसकी मिनिमम से स्टार्ट करते हैं डॉक्टर, और देखते हैं अगर आपको ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही है तो कई बार ये आधी डोज से भी स्टार्ट करते हैं। और जब पेशेंट 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, जब वो इसके लिए अडेप्ट हो जाता है तो डॉक्टर इसकी डोज को बढ़ा देते हैं। ये आपके न्यूरोपैथी पेन में काफ़ी सहायक होते हैं। इसके अलावा आजकल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ट्रांसडर्मल पैच आ रहे हैं जो स्टिकर की तरह आपकी बॉडी में चिपक जाते हैं। इसमें फेंटानिल, ट्रेमाडोल या डिक्लोफेनेक जैसी दवाइयाँ होती हैं जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज़ होती हैं और आपको पेन में काफ़ी आराम देती हैं। ये डिपेंड करता है मेडिसिन के डोज पे कि ये कई बार कुछ पैच रोज़ाना चेंज करने पड़ते हैं, कुछ हफ्ते भर तक आपके लिए काम करते हैं। कई बार कई मरीज जॉइंट प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, तो ऐसे मरीजों को हम उनके जॉइंट्स में हाइलुरोनिक एसिड या स्टेरॉयड या पीआरपी इंजेक्शंस लगाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड और स्टेरॉयड के इंजेक्शन के बारे में मैं जानकारी आपको आर्थराइटिस ट्रीटमेंट वाले जो अपना पुराना वीडियो है उसमें दे चुका हूँ। पीआरपी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें आपकी खुद की बॉडी से ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें जो प्लेटलेट कंटेनेंट है वो वापस जहाँ पे आपको बॉडी में प्रॉब्लम है, नी जॉइंट में या लिगामेंट टेंडन में, वहाँ पे ये इंजेक्ट करते हैं। तो ये आपकी खुद की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, और इसमें किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी आपके ब्लड से ही ये कंपोनेंट लेके आपके डिसीज पार्ट में इंजेक्ट करते हैं। तो मैंने अभी कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से आपको ऑर्थोपेडिक में जो मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं उनके बारे में एक ब्रीफ डिटेल दे सकूं कि उनका यूज़ कब कैसे करें, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उनको कितने समय तक लेना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर मुझसे कोई मेडिसिन छूट गई है या कोई अन्य जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।